नमस्कार, आभार, अभिनंदन। एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आप सब हर सुबह बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, आपका अपना बिहार बिहान लेकर मैं अनामिका एक बार फिर आपसे जुड़ गई हूं। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। क्या खूब कहा है लोगों ने, संगत से ही लत लगे है, उसी से ज्ञान आवत चली जात। संगत से ही संत मिले हैं, जो संगत बुरी तो हो सर्वनाश। हम सब ने कभी ना कभी अपने बचपन में ये ज़रूर पढ़ा है कि संगत का असर हम पर पड़ता है। हम जैसी संगत रखते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं और वही बातें, वही गुण हम औरों को भी सिखाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति अगर कोयले के खान में जाता है और जब बाहर आता है तो वो अपने साथ कालापन और आसपास की गंदगी वापस लेकर आता है, और वही अगर वो व्यक्ति इत्र की दुकान में जाता है तो वो अपने साथ खुशबू बाहर लेकर आता है और उसे अपने चारों ओर बिखेरता भी है। उसी तरह जब आप किसी ज्ञानी, किसी संस्कारी, किसी उदार व्यक्ति के साथ रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, तो आप बहुत कुछ जान पाते हैं, बहुत कुछ अच्छी बातें सीख पाते हैं और वही बातें आप दूसरों को भी पहुंचा पाते हैं और ऐसे आप एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर समाज का निर्माण कर पाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको दिखाते हैं अनमोल वचन। महापुरुषों द्वारा कहे गई बातें, कहे गए शब्द बहुमूल्य होते हैं, जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। तो आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन क्या है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपको आज के विशेष मेहमान से मिलवाने का। हमारे समाज में, हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में आए संघर्ष और चुनौतियों का मजबूती से सामना करते हैं और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही खास शख्सियत मौजूद हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जितेंद्र कुमार मिश्रा, जो रिटायर्ड आईजी हैं होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज। तो आइए तहे दिल से मिलकर इनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत, अभिनंदन कार्यक्रम बिहार बिहार में आपका। सर, सबसे पहले शुरुआत आपको जानकर करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और पुलिस सर्विस में आना कैसे हुआ, कैसे सोचा आपने, अपने सफ़र के बारे में कुछ बताएं दर्शकों। मैं ग्रामीण वातावरण से आता हूँ। मेरा घर करियन ग्राम है जो समस्तीपुर जिला अंतर्गत है और मैं अपने गांव से ही मिडिल पास किया था। उसमें 7th तक का मिडिल हुआ करता था, वहाँ से पास किया। उसके बाद वहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथपुर हाई स्कूल है, जहाँ से हमने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद हमारे भैया जो अब है नहीं श्रद्धेय, वो पटना में ही जॉब में थे और मुझे पटना ले आए और यहीं बीएन कॉलेज में हमने आईएससी में मैथमेटिक्स ग्रुप में एडमिशन लिया। फिर यहीं से आईएससी किया, फिर बीएन कॉलेज से ही बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स किया, फिर पटना यूनिवर्सिटी से हमने एमएससी मैथमेटिक्स किया। इसके बाद जो दौड़ शुरू होता है जॉब के लिए, तो जॉब में के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और बीपीएससी से मैथमेटिक्स लेकर के, मैथमेटिक्स था मेरा अप्लाइड एंड प्योर मैथमेटिक्स प्लस मैथिली था, उसको लेकर के हमने बीपीएससी कंप्लीट किया और फिर 1992 में एज ए डीवाईएसपी हमने ज्वाइन किया पुलिस सर्विस में। जी सर। सर, आप रिटायर्ड आईजी है फायर सर्विसेज और आज वो जो ख़ास दिन है, आज हम नेशनल फायर सर्विस डे मना रहे हैं। नेशनल फायर सर्विस डे मना रहे हैं, तो सर हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो इस फील्ड से जुड़े हैं और उनके लिए भी जो नहीं जुड़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये अवेयरनेस लोगों में पहुंचाना कितना ज़रूरी है और आज के दिन का महत्व क्या है। देखिए, आज 14 अप्रैल है
आज तो फायर डे है ही, क्योंकि 1944 में बॉम्बे डॉकयार्ड में जो भीषण एक्सप्लोजन हुआ था, उसमें हमारे जी 66 फायर कर्मी जो फायर फाइटिंग में लगे हुए थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनको हम स्मरण करते हैं, उनका नमन करते हैं। और साथ ही यह जो महीना रहता है आपका, खास करके मार्च, अप्रैल, मई, यह 3 महीना काफ़ी ड्राई मंथ के रूप में माना जाता है, क्योंकि बारिश बहुत ही कम होती है, रबी फसल भी तैयार हो जाते हैं और पछिया हवा काफ़ी तेज़ रहती है, बहती है, जिसको लेकर के जहाँ तहाँ आग लगने की संभावना बनी रहती है, चाहे घर हो या किसी कंपनी में काम कर रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो, क्योंकि गर्मी बढ़ने से आपका बिजली का लोड भी बढ़ जाता है, एसी भी चलानी पड़ती है, जिसको लेकर के वहाँ भी आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और उससे भी ज़्यादा संभावना रहती है जो किसान गेहूं का खेती करते हैं और वह जब पक जाता है और अभी जो थ्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें जब तक आग लग जाती है और कई एकड़ का एकड़ गेहूं आपको आग लगने की वजह से स्वाहा हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए इसका बहुत ही महत्व है और इसको हम लोग अवेयरनेस के लिए चाहते हैं जो उस घटना से हम कैसे बचें। साथ ही अगर घटना घट ही जाती है, उस समय मुझे किस तरह से क्या करना चाहिए, इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहते हैं। सर, फायर सर्विस डिपार्टमेंट काफ़ी पुराना है और काफ़ी ब्रॉड है और जिसमें कई लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत होती है और बेटर कोऑर्डिनेशन बना के रखना आपस में ज़रूरी होता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये डिपार्टमेंट कार्य कैसे करता है और टीम वर्क कितना ज़रूरी है इसमें? देखिए, कोई भी काम अगर करेंगे, किसी भी संगठन में जाएंगे तो टीम वर्क की बात होती है और बिना टीम वर्क का कोई भी काम आप सफलतापूर्वक निष्पादन नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके फायर सर्विस में तो यहाँ नितांत आवश्यक है जो टीम वर्क हो और उसके तहत इसमें हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारा कहीं भी होता है, फायर होता है या रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है, तो हर फायर टेंडर जो होते हैं उसमें 3 से 4 लोग लगे रहते हैं जो फायर फाइटिंग भी करना है। उन्हें जो लोग फंस जाते हैं फायर फाइटिंग को लेकर के, तो उन्हें कैसे रेस्क्यू किया जाता है, रेस्क्यू करने के क्रम में भी उन्हें इमीडिएट क्या मेडिकल रिलीफ उन्हें हम दे सकते हैं बिना डॉक्टर रहते हुए भी, तो उसकी भी उन्हें जानकारी देना आवश्यक रहता है। जैसे CPR की ही बात करते हैं तो वह देते हैं, इसके बाद फिर उन्हें एम्बुलेंस से मेडिकल एड के लिए भी भेजा जाता है। तो इसलिए इसमें हम लोग टीम वर्क के रूप में ही काम करते हैं और उसका निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहता है। नागपुर में भी फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी हम लोग स्पेशलाइज ट्रेनिंग करने के लिए अपने लोगों को, अपने पदाधिकारी कर्मी को भेजते हैं, वहाँ से भी वेल ट्रेंड होके आते हैं। और उसके बाद हमारा बेसिक ट्रेनिंग होती है जो बिहटा में है, इसके बाद औरंगाबाद में भी ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें हम ट्रेंड करके तब उन्हें हम फील्ड में भेजते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आपने अपने टेन्योर में, सर्विस के टेन्योर में कई पदों को संभाला और कई जगह आपकी पोस्टिंग भी हुई, तो उन दिनों के बारे में जानना चाहेंगे जब आपने काम शुरू किया और शुरुआती के दिन जो अनुभव रहा आपका, उसके बारे में कुछ जिक्र करें दर्शकों। तो ये सही आपका कहना है, जो कि जॉब में हम लोग, हमारे पूरे ख़ानदान में अभी भी कोई पुलिस में नहीं गए, पहले भी कोई पुलिस में नहीं थे, हम पहला थे जो पुलिसकर्मी बने हैं। और एक शुरू में तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता था लोगों से मिलने में, काम करने में, लेकिन ट्रेनिंग के पश्चात वो हेजिटेशन दूर हो गया और ट्रेनिंग के पश्चात काफ़ी लंबी सफ़र हम लोगों ने तय की है। और ख़ास करके बिहार और झारखंड उस समय में एक था, तो हमने झारखंड में भी काफ़ी दिनों तक रहा और 2003 में जब कैडर डिसाइड हुआ तो फिर बिहार चले आए। इस क्रम में कई जगह हमने रहा, बहुत तरह का मिक्स एक तरह से जो एक्सपीरियंस हमने लिया। और लेकिन मेरा हमेशा यह प्रयास रहता था जो नीडी हैं वही पुलिस के पास आते हैं, क्योंकि कोई पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं, जब कोई मजबूर होते हैं तभी आते हैं। इसलिए हमारा यह प्रयास रहा कम से कम उनकी बात को हम सुने और उनकी जो समस्या है उसका निदान करने का हम प्रयास करें, कोशिश करें। यह हमने किया है और इसमें बहुत हद तक, बहुत जगह मुझे सफलता भी मिली है, बहुत जगह कठिनाई भी हुई है। जी जी।
यह है कई जगह जैसे हमने काम किया। जमशेदपुर का ही हम एक छोटा सा आपको अपना संस्मरण याद कराना चाहेंगे। तो एक छोटे बच्चे का किडनैपिंग हो गया था, स्कूल बच्चे थे, वो 99 की बात है या 98 की बात होगी। तो 5-6 साल का बच्चा था, किडनैपिंग हो गया। अब हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, बिष्टुपुर एरिया से हुआ था, केस दर्ज हुआ, हम लोग ने प्रेशर दिया था, बच्चे रिकवर हो गए, लेकिन लोग नहीं पकड़े गए थे। जब हम लोगों ने और आगे बढ़ा, कुछ टिप्स मिला मुझे, लोगों ने जानकारी दी, तो उन्हें हम लिफ्ट किए। तो सबसे इंटरेस्टिंग यह रहा, या हमारे लिए एक तो हॉरेबल कह सकते हैं, जो एक नंबर मिला, भेस्पा LM ली करके एक स्कूटर हुआ करता था। तो बस जो नंबर आया, हमने रात में जा कर के वहाँ के उनको उठा लिया, जिनके नाम से था, वहाँ लड़के भी आ गए। और फिर रेड करने के क्रम में बिष्टुपुर एरिया में जब जिनको एक्चुअल पकड़ना था वहाँ जब गए, तो सेम नंबर की गाड़ी वहाँ लगी हुई थी। और उन्हें जब ले गए बिष्टुपुर थाना में, जब इंटरोगेट किया तो उन्होंने कन्फेस किया। अब हमारे लिए समस्या हो गई कि 2 गाड़ी एक ही नंबर की थी। एक के बच्चे थे जो राजेंद्र विद्यालय के स्टूडेंट थे, और वह जेन्युइन थे, एक फेक था। तो हमने सबसे पहले, मेरा काम हुआ है जो उन बच्चों को हमने उनके पेरेंट्स को सुपुर्द किया, आप इनको ले जाइए। उनका इंसिस्ट था, मेरी गाड़ी भी है, हम कहले पहले बच्चों को ले जाइए, गाड़ी हम तहकीकात करेंगे, हम जान रहे हैं आपकी गाड़ी जेन्युइन है, आपको हम लोग उसको छोड़ेंगे। तो उस दिन रियली आप समझिए, तो हमको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसलिए हुआ, जो एक निर्दोष बच्चे फंसते फंसते बच गए। अगर वह जो एक्चुअल क्रिमिनल था और हमारे हाथ नहीं आ पाता, तो हो सकता है उसका ज़िंदगी दांव पर लग जाता। तो उसको हमने बचा दिया, जो एक अच्छा, कहीं न कहीं आज के डेट में मैं नहीं जान रहा हूँ वो लड़का कहाँ होगा, लेकिन जहाँ कहीं भी होगा अच्छा होगा, और एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा अफसर के रूप में काम कर रहा होगा। क्या बात है सर। जीवन का सबसे सुखद एहसास और अनुभव तब होता है जब आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफल हो जाते हैं। बिल्कुल। सर आगे बढ़ेंगे। सर आपने अभी जिक्र किया कि किस तरह से आप केसेस हैंडल किया करते थे और चीज़ों को मैनेज किया करते थे। सर पुलिस सर्विस में आप रहे हैं, और ये एक ऐसा माध्यम है, ऐसा मौका मिलता है आपको कि आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से, पब्लिक से इंटरैक्ट करते हैं, उनकी परेशानियों को सुन के उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो सर ये जो अनुभव है, इस बारे में कुछ बताएं, कैसा लगता है? देखिए, पुलिस का आउटरीच बहुत ज़्यादा है पब्लिक के बीच में, क्योंकि वो हमेशा रहती है, वर्दी वाले हैं, उन्हें कहीं से भी कुछ भी अगर हम करते हैं पुलिस वाले, तो सबों की नज़र उस पर जाती है, क्योंकि सब तो सिविल में है। सिविल में कौन क्या है कोई नहीं जानते हैं, लेकिन पुलिस का रैंक एंड फाइल, चाहे वो कांस्टेबल हो या DG हो, अगर वो जाते हैं, रोड पर जाते हैं, सब आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी नज़र, सबकी नज़र उन पर होती है, वो क्या कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो वह भी नज़र में है, सही कर रहे हैं तो वह भी नज़र में है। इसलिए यह एक चैलेंजिंग जॉब है, और लोगों का हमसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जब कभी भी विपरीत परिस्थिति में वो जाते हैं तो उन्हें पुलिस से ही आस लगी रहती है, वहाँ जाएंगे तो कुछ मदद मिल जाएगा, मुझे कुछ उम्मीद मिल जाएगा। क्योंकि एक तरह से कहें तो हम पुलिस वाले फर्स्ट जस्टिस हैं, इमीडिएट जस्टिस देने के लिए हम बहाल हुए हैं, और उन्हें हम दे सकते हैं। तो उसमें हमने देखा है जो काफ़ी स्तर, काफ़ी हद तक हम जहाँ कहीं भी रहे, हम लोगों ने प्रयास किया है, या हमारे मातहत जितने भी पदाधिकारी रहे, हमारा पर्सनल यही उनसे रिक्वेस्ट रहता था, ना केवल इंस्ट्रक्शन रहता था, रिक्वेस्ट रहता था, आपके पास जो भी आते हैं, जो भी परेशान हैं होके आते हैं, उनको सुनिए जरूर जी, समझिए बिल्कुल, और जहाँ तक आप अपने दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के आप जो मदद कर सकते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी हम पुलिस वालों को बहुत बदलने की ज़रूरत है। ह्यूमन फ्रेंडली कहने की बात जरूर है, लेकिन हम हो नहीं पाते हैं, उसका भी बहुत सारा रीजन्स हैं जी। क्योंकि खास करके जो सिविल पुलिस के लोग हैं, उनके लिए 28 आवर्स का जॉब रहता है, 24/7 का रहता है। 8 घंटे की बात हम जरूर करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, लेकिन वह हो नहीं पाता है।
कभी कभी आप देखेंगे जो हमारे पुलिसकर्मी खड़े हैं तो कई दो दिन तक काम करते रहेंगे, 24 घंटा काम करते रहते हैं, वो फटीग हो जाते हैं। लेकिन हम उससे यह उम्मीद करते हैं कि वह हमसे फ्रेंडली बात करें, हंस के बात करें। उसके पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या है, कितनी टायर्डनेस है, वो हम समझ नहीं पाते क्योंकि आप खुद परेशान हैं। जी, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह की होती है, कितना रिगरस होता है और क्या स्किल्स होते हैं जो सिखाए जाते हैं जिनका जानना ज़रूरी होता है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपके ट्रेनिंग पीरियड के बारे में भी कुछ आप हमारे दर्शकों से साझा करें अपने एक्सपीरियंस। देखिए, जैसे फायर सर्विस की बात आप कर रहे हैं, होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज। होमगार्ड एक वॉलंटरी सर्विस है, लेकिन आप देखेंगे तो आपका लगभग 35,000 से 40,000 के बीच में होमगार्ड्स हैं पूरे बिहार में। उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है, जो वह राइफल ड्यूटी भी करते हैं। जिस तरह से पुलिस की ट्रेनिंग होती है, इसमें कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है, जस्ट लाइक उसी तरह से उनकी भी ट्रेनिंग होती है। जो फायर सर्विसेज में आते हैं, 3 तरह के रैंक में वो आते हैं। एक कांस्टेबलरी में आते हैं, सब इंस्पेक्टर में आते हैं, और एक DYSP रैंक के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फायर अफसर के रूप में वो जाने जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है। उनकी बेसिक ट्रेनिंग ऑलमोस्ट जो पुलिस की होती है वही ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा इन्हें फायर से रिलेटेड स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी उन्हें अलग से दी जाती है, जो एडवर्स सिचुएशन में किस तरह से लोगों को रेस्क्यू करेंगे और कैसे उसे फर्स्ट मेडिकल एड दे पाएंगे। इसके बाद देन आफ्टर वो एडवांस ट्रीटमेंट में उनको भेजा जाएगा एम्बुलेंस से। तो काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वह जहाँ भी जा रहे हैं, जो फायर से फाइट कर रहे हैं, कहते हैं आग से खेलना, उन्हें आग से हमेशा खेलना पड़ता है। और आग से खेलने का मतलब है वो हमेशा अपने जान को हथेली पर लेके चलते हैं। इससे कहीं कोई आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वो कब कहाँ किस पोजीशन में वो फंस जाते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। हम लोगों का उन्हें डायरेक्शन भी, सलाह भी यही दिया रहता है, पहले आप अपने आप को बचाने का प्रयास करो, देन आफ्टर आप रेस्क्यू करो। लेकिन वह सिचुएशन पर निर्भर करता है। जहाँ कहीं भी जाते हैं, किस तरह की फायर फाइटिंग करनी है वो हम पहले से नहीं जानते हैं। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है, और जब किन्हीं को देखते हैं फंसे हुए, जो उनकी ज़िंदगी जा रही है या जाने वाली है, तो हम अपने जान की परवाह नहीं करके उसमें हम जंप कर जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग इक्विप्ड भी उन्हें करने का प्रयास करते हैं। जो आपका फायर सेफ्टी सूट होता है वह पहन के वो जाते हैं, लेकिन उसका भी एक लेवल है। एक लेवल तक वो सस्टेन करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कठिनाई उन्हें भी होती है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं जो हमारे लड़कों को, हमारे पदाधिकारियों को कम से कम जोखिम हो, लेकिन जोखिम तो लेना ही पड़ता है वहाँ जाने पर। बिल्कुल सर, अपने कर्तव्यों को समझते हुए और हर बाधा और चुनौतियों को पार करते हुए वहाँ उन्हें अपने फर्ज को पूरा करना पड़ता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने फिजिकल फिटनेस, स्वास्थ्य की बात की। हम वो उनका पेन और दर्द नहीं समझ पाते जो अभी आपने कहा। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अपने काम को बखूबी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी पूरा करने के लिए मेंटल और फिज़िकल फिटनेस कितना ज़रूरी मानते हैं आप? उस वक्त जब आप कार्य में थे, जब आप सर्विस में थे, और अभी जब आप रिटायर्ड हो चुके हैं, खुद को एक्टिव और फिट रखने के लिए क्या करते हैं और कितना ज़रूरी है फिजिकल और मेंटल फिटनेस? देखिए, फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस सबके लिए आवश्यक है, और ख़ास करके आप कोई काम कर रहे हैं जो हमेशा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। किसी मॉब में ही जाते हैं, अगर आप प्रो एक्शन लेते हैं तो आप बच जाते हैं, अगर प्रो एक्शन नहीं लेते हैं तो आप जोखिम में चले जाते हैं। तो और हमेशा फिटनेस की आवश्यकता होती है। हम लोग जब ट्रेनिंग में गए तो वहाँ से फिटनेस की कार्रवाई शुरू हो जाती है, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक। तो जो भी 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है, वह किसी भी डिसिप्लिन फोर्स में अगर जाएंगे जो यूनिफॉर्म वाले हैं, तो उन्हें फिट कर दिया जाता है, और उसी तरह से एक तरह से उनका लाइफ स्टाइल हो जाता है, और थ्रू आउट द लास्ट ब्रेथ लगभग चलते रहता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का जी। तो मेरे साथ भी वही है, हमने उस तरह से ट्रेनिंग किया था। और जब मैं कहीं जॉब में भी था तो हमारा दिनचर्या यही रहता है, जब हम अर्ली इन दी मॉर्निंग उठते हैं, 5 बजे के आसपास निश्चित रूप से उठ जाते हैं, और जब जॉब में थे तब भी और अभी भी योगा करते थे और करते हैं। इसके बाद फिर मॉर्निंग वॉक में चले जाते हैं, हम भी जाते हैं, हमारी मैडम भी जाती हैं, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी। तो यही मेरा फिटनेस है। और अभी भी मैं आपको बता दूं, जो रिटायर हुए मेरे 3 साल हो गए हैं,
लेकिन टचवुड अभी तक मुझे याद नहीं है जो लास्ट मेडिसिन कब लिया है। क्या बात है सर। तो इस तरह से रहते हैं, वैसे कोई हैबिट्स भी नहीं है जो अलग से कुछ लें जो हमें हेल्थ को हजार्ड्स करें। तो हम तो यही कहेंगे अपने कलीग से, जो हमारे जूनियर कलीग्स हैं, जो सर्विस में भी हैं, जो रिटायर भी कर गए हैं, वो अपने फिटनेस पर जरूर ध्यान रखें। और अगर किसी भी तरह की कोई भी व्यसन है, कोई बुरी आदत है, उससे अपने को बचाएं। अगर वो अपने आप को बचा के रखेंगे तो निश्चित रूप से हेल्दी रहेंगे और हेल्दी माइंड भी रहेगा और खुश रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही। अपना स्वास्थ्य हमारे अपने हाथ में है, अगर हम उसका ध्यान रखें तो हम स्वस्थ रहेंगे। जी सर, बिल्कुल। सर, ये जानना चाहेंगे, कभी ऐसा होता है कुछ अप्रिय घटना अगर घट जाती है हमारे साथ, तो ऐसे में पैनिक किए बगैर हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, उसको रोक सकते हैं? फायर सेफ्टी से रिलेटेड क्या ऐसे मेजर्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो जानना ज़रूरी है? देखिए, अभी खास करके यह माह है जो आपको काफ़ी फायर प्रोन महीना हम लोग कह सकते हैं, इसको काफ़ी ग्रसित होता है। तो इसमें अब घर से ही ये स्टार्ट करें। आप देखेंगे जो गर्मी बढ़ गई है, बिजली की खपत बढ़ गई है, तो बिजली की खपत बढ़ गई है तो वायर पर भी लोड बढ़ेगा। आपके जो बिजली के जितने भी गैजेट्स हैं, एसी हैं, कूलर हैं, उस पर भी, पंखा पर, उस पर भी पड़ेगा। तो उसका सर्विसिंग भी समय से कराएं। बिल्कुल। आपका फ्यूज है उसको भी आप देख कर रखें। घर में अगर काम कर रही हैं, आप चूल्हा पर काम कराएंगे, आज की डेट में पीएनजी है या सिलेंडर्स हैं अलग से, तो वहाँ भी कुछ इंस्ट्रूमेंट ज़रूर रखें आप। खास करके जैसे आप एक बर्तन रखें जिसमें पानी रखें, भींगा हुआ कपड़ा रखें। कभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ अगर असावधानी हो गई तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने को बचा सकते हैं। लेकिन यह ज़रूर ध्यान रखें, जब उस तरह का काम आप कर रहे हैं तो मेंटली और फिजिकली आप वहीं रहें। और आज के डेट में एक और भी दुर्घटना का एक कारण हो गया है, तो आपका मोबाइल। जी। आप खाना भी बना रहे हैं, मोबाइल पर भी आप बात कर रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स को आप वहाँ भी देखना चाह रहे हैं। तो ऐसा डुअल काम नहीं करें। वन टाइम वन काम को आप परफॉर्म करेंगे तो इससे आप बच सकते हैं। खास करके अब जाएँ गाँव में जाएँ, किसान की ओर की बात करें तो अभी आग लगने की काफ़ी संभावना रहती है। थ्रेसिंग भी करते हैं, रबी फसल तैयार हुआ है, वहाँ भी थ्रेसर के पास भी देखें आग की चिंगारी भी कभी कभी निकलते रहती है। उससे बचने के लिए भी जहाँ भी थ्रेसिंग पॉइंट है, जहाँ भी है, तो उसके अगल बगल में आप ज़मीन को भींगा के रखें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर कुछ आप ड्रम में पानी रखते हैं तो वह भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और इमीडिएट आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद जैसे आपका देखें कभी कभी खेत में आग लग जाती है, अक्सर जो गेहूं का फसल है उसमें जलने लगता है, तो उसको आपको जस्ट गैप करने की जरूरत है, कंटिन्यूएशन में चलता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कुछ फीट तक अगर आप काट सकें, गेहूं को काट के छोड़ दें तो आग आगे नहीं बढ़ पाएगी, या ट्रैक्टर से उसे जोत दें तो फिर आगे कंटिन्यूशन में नहीं बढ़ पाएगी। यह सब सिक्योरिटी आप कर सकते हैं। इसके अलावे भी अगर आपको लगता है, सर हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, सर हमको यहीं पे कार्यक्रम को अभी रोकना पड़ेगा। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी तमाम जानकारियाँ, इन्फॉर्मेटिव बातें आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। वो चला है आपसे रुखसत लेने का, पर उससे पहले ज़रूर जानना चाहेंगे आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। इसी के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।